आज हम अध्ययन करेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रियाओं के बारे में। द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती है जिनके लिए प्रयोग द्वारा निर्धारित जो वेग समीकरण है उसमें सांद्रता पदों के घातांकों का योग 2 के बराबर होता है। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग सांद्रता पदों की घातांक दूसरी घातांक के योग के ऊपर निर्भर करता है वह दूसरी कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती है। दूसरी कोटि की अभिक्रियाएं दो प्रकार की हो सकती है। पहली, जब अभिक्रिया में केवल एक ही अभिकारक काम में आ रहा हो, A प्लस ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट, और दूसरी वह जिसमें कि दो अभिकारक काम में आ रहे हों जिनकी की अलग अलग सांद्रता है A प्लस बी चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि जब केवल एक ही अभिकारक काम में आ रहा हो, यानी कि A प्लस ए चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट या 2A चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। तो जो अभिक्रिया 2A चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट है उसके लिए हम जो वेग समीकरण है वो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि dx by dt will be equal to k2 a raised to the power 2। अब माना कि t बराबर 0 पर जो अभिकारक A है उसकी प्रारंभिक सांद्रता A मोल प्रति लीटर है तथा कुछ समय पश्चात जब अभिक्रिया प्रारंभ हो जाती है तो A के x मोल उत्पाद में परिवर्तित हो गए, तो इस स्थिति में जो है अभिकारक A की सांद्रता रह जाएगी A माइनस एक्स, और हम लिख सकते हैं कि dx by dt will be equal to k2 A माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू k2t। अब इस समीकरण का हम समाकलन करेंगे अर्थात इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू k2 जो कि कांस्टेंट है और इंटीग्रेशन dt, और ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू k2t प्लस c। यहाँ पर c जो है समाकलन स्थिरांक अर्थात इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब जैसा कि हमें ज्ञात है प्रारंभ में अर्थात जब t बराबर 0 है तो x बराबर भी 0 होगा। यह मान हम इस उक्त समीकरण में रखेंगे तो 1 अपॉन a माइनस 0 विल बी इक्वल टू k2 इंटू 0 प्लस c, और जो c की वैल्यू आई वो आ गई 1 अपॉन a। c का उक्त मान जो हमारी ये जो अवकलन के बाद की जो समीकरण थी हम उसमें रखेंगे, तो 1 अपॉन a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू k2t प्लस 1 अपॉन a, या k2t बराबर 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन t, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a, और इसको आगे सॉल्व किया तो ये हो जाएगा a माइनस a प्लस एक्स अपॉन a इंटू a माइनस एक्स, और ये आगे हल करने पर हमें इस रूप में प्राप्त हुआ कि k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन t x अपॉन a इंटू a माइनस एक्स। यह जो समीकरण है यह आपकी दूसरी कोटि की जो है समीकरण कहलाती है। इसको हम दूसरी कोटि की समाकलित वेग समीकरण भी कहते हैं।
अब हमने दूसरी प्रकार की जो अभिक्रिया की बात करी थी कि जब अभिक्रिया में दो भिन्न भिन्न अभिकारक हैं A तथा B और उनकी प्रारंभिक सांद्रताएं चूंकि अलग अलग हैं, तो हम मानेंगे कि A प्लस B चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। अब यहाँ पर हम ये मान रहे हैं कि प्रारंभ में t बराबर 0 पर जो क्रियाकारक A है उसकी कंसंट्रेशन स्मॉल a है तथा जो क्रियाकारक B है उसकी कंसंट्रेशन स्मॉल b है तथा t समय पश्चात A एवं B प्रत्येक के x मोल प्रति लीटर काम आकर उत्पाद बनाने में काम आए तथा इनकी सांद्रता क्रमशः A माइनस एक्स तथा B माइनस एक्स रह जाएगी। तो इस समीकरण के लिए जो दूसरी कोटि की है, हम वेग का मान इस प्रकार से लिख सकते हैं, dx by dt will be equal to k2 a into b। और a और b की जो सांद्रताएं हैं वो t समय पश्चात क्या रह गई थी, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स रह गई थी। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको दूसरी तरीके से यूं भी लिख सकते हैं कि dx अपॉन a माइनस एक्स इंटू b माइनस एक्स विल बी इक्वल टू k2 dt। अब यहां पर हमें इसका जो है पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके उसके बाद हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने से जो हमारा ये 1 अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स था, उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1 अपॉन a माइनस बी ब्रैकेट 1 अपॉन बी माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a माइनस एक्स। और अब हम इसका समाकलन कर रहे हैं। तो समाकलन में 1 अपॉन a माइनस बी चूंकि कांस्टेंट टर्म है तो ये अलग रह जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन b माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a माइनस एक्स विल बी इक्वल टू k2 dt। और समाकलन के पश्चात 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है माइनस ln x। तो ये 1 अपॉन a माइनस बी ब्रैकेट में हो गया माइनस ln b माइनस एक्स प्लस ln a माइनस एक्स एंड दिस इज इक्वल टू k2t प्लस c। इस लॉग को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन a माइनस बी ln ऑफ a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स विल बी इक्वल टू k2t प्लस c। अब चूंकि हमें मालूम है प्रारंभ में जब t बराबर 0 है तो x बराबर भी 0 होगा, तो ये मान हमने इस समीकरण में रखे। तो 1 अपॉन a माइनस बी ln a अपॉन b जो है ये हमारे c का मान आ गया। अब c का मान हम ये जो समाकलन के पश्चात जो समीकरण बनी थी उसमें रख देंगे। 1 अपॉन a माइनस बी ln a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स विल बी इक्वल टू k2t प्लस 1 अपॉन a माइनस बी ln ऑफ a अपॉन b। और इसको a अपॉन b और ln a बाई b को हम इस साइड पर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी ln ऑफ a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स माइनस ln a अपॉन b। दिस इज इक्वल टू k2t। और इसको आगे सॉल्व किया तो ये 1 अपॉन a माइनस बी ln ऑफ b इंटू a माइनस एक्स अपॉन a इंटू b माइनस एक्स विल बी इक्वल टू k2t। और इस नेचुरल लॉग को हमने लॉग एट द बेस 10 में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन a माइनस बी log of b a minus x upon a b minus x will be equal to k2t और k2 will be equal to 2.303 upon t a minus b log of b into a minus x upon a into b minus x। यह जो समीकरण है यह हमारी दूसरी कोटि की समाकलित वेग समीकरण है, जबकि हमारे पास दो अलग अलग क्रियाकारक उपलब्ध हों। अब जो दूसरी कोटि की हमारी जो वेग स्थिरांक है उसकी हमें इकाई ज्ञात करनी है। तो दूसरी कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है वो हो जाएगा k2 मोल रेस टू द पावर 1 माइनस डेल्टा n इंटू लीटर रेस टू द पावर डेल्टा n माइनस 1 एंड टाइम इनवर्स।
डेल्टा एन यानी कि 2 है, तो ये हो जाएगा K2 विल बी इक्वल टू मोल रेस्ट टू द पावर -1 लीटर रेस्ट टू द पावर 1 एंड टाइम इनवर्स, या इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि लीटर मोल इनवर्स और सेकंड इनवर्स। जो दूसरी कोटि की अभिक्रिया है उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से कर सकते हैं। हमने यहाँ पर x अपॉन a इंटू ए माइनस एक्स तथा समय के बीच एक ग्राफ खींचा तो मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन से गुजरने वाली एक स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त हुई, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो 1 अपॉन स्लोप जो है वो K2 के बराबर होगा तथा इंटरसेप्ट 1 अपॉन a के बराबर होगा। और यदि हम जब दो अलग अलग हमारे पास क्रियाकारक हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो स्लोप होगा वो होगा K2 a माइनस बी अपॉन 2.303 कहलाएगा। अब बात करते हैं हम दूसरी कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु काल की। दूसरी कोटि के अर्धायु काल हम केवल जो पहली वाली स्थिति है जिसमें कि केवल एक ही क्रियाकारक हिस्सा ले रहा है उसके केस में ही ज्ञात कर सकते हैं। उसका हमारा जो समाकलित वेग समीकरण है वो है K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एक्स अपॉन ए इंटू ए माइनस एक्स। अब हम यहाँ पर t की जगह t हाफ और x की जगह a हाफ रख देंगे तो ये K2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ a हाफ अपॉन a इंटू ए माइनस ए हाफ। और इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी हाफ इंटू 1 अपॉन a के रूप में आ जाएगा। अर्थात जो हमारी दूसरी कोटि की अभिक्रिया है उसके अर्धायु काल का मान जो क्रियाकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक और स्थिति है कि जब हमारे पास एक अभिकारक आधिक्य में उपलब्ध हो। अभी हमने जो दो अलग अलग अभिकारक वाली जो समीकरण ली थी उसी समीकरण को हम आगे सोल्व करते हैं कि यदि हमारे पास जो क्रियाकारक B था उसकी सांद्रता A की सांद्रता से बहुत ज़्यादा अधिक है तो B विल बी वेरी वेरी ग्रेटर देन A। तो उस समय हम इस समीकरण K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी ए माइनस बी लॉग ऑफ B इंटू ए माइनस एक्स अपॉन A इंटू बी माइनस एक्स में A माइनस बी की जगह केवल B रख देंगे तथा B माइनस एक्स की जगह भी केवल B रख देंगे। तो यह समीकरण हमारी इस तरीके से हो जाएगी K2 अपॉन 2.303 T इंटू माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ A माइनस एक्स अपॉन A। और इस नेगेटिव साइन को हटाने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि K2 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T इंटू बी लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। और ये B हमने उस साइड पर शिफ्ट कर दिया तो K2 इंटू बी इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। और इसको हम K2 इंटू बी को K हाफ रख देंगे तो या K डैश का मान दे देते हैं तो ये 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। और ये जो समीकरण है हमारी ये प्रथम कोटि की जो वेग समीकरण है उसके बिल्कुल समान है। अर्थात यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि यदि दूसरी कोटि की अभिक्रिया कोई है और उसमें एक अभिकारक बहुत ज़्यादा मात्रा में है तथा दूसरा अभिकारक
उस अभिकारक के मुकाबले कम मात्रा में उपलब्ध है तो वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के रूप में व्यवहार करती है।